हेलो बच्चों, कैसे हो? गुड मॉर्निंग। आज हम लोग सीए इंटरमीडिएट का इनकम टैक्स का सेशन कर रहे हैं भाई, जिसमें आपको पिछले सेशन में यहाँ तक पढ़ा दिए थे पूरा। ठीक है ना? आज हमको सेक्शन 5 से आगे पढ़ाना है। देखो, हमने सारे सेक्शन अच्छे से कंप्लीट करा दिए थे अपने नोट से। उसके बाद स्टडी मटेरियल से सारा सब कुछ इसको बताए थे भाई, एज इट इज सब कुछ सेम था। ठीक है? ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, आगे के क्वेश्चंस में जो होमवर्क दिए थे, ठीक है, इलिस्ट्रेशन 1 दिए थे जो कि हमने बताया था। ठीक है? आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा आप सबको। अब हम आगे सारे कंसेप्ट करने हैं, उसके पहले देख लेते हैं होमवर्क में हमने आपको जो इलिस्ट्रेशन दिए थे, जैसे कि इलिस्ट्रेशन नंबर 2 दिए थे। ठीक है? इलिस्ट्रेशन नंबर 2 में हमने क्या बताया था? ब्रिटली एंड ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर, मतलब कि क्रिकेट प्लेयर है, वो इंडिया विजिट कर रहा है 100 डेज इन यूरी फाइनेंशियल ईयर। मतलब कहने का ये जो प्लेयर है 100 डेज हर एक फाइनेंशियल ईयर में आता है, रहता है। ठीक है ना? दिस हैज बीन हिज प्रैक्टिस फॉर द पास्ट 10 फाइनेंशियल ईयर। मतलब कहने का 10 सालों से लगातार वो 100 डेज 100 डेज 100 डेज आ रहा है। ठीक है ना? ओके। पिछले 10 सालों से वो आ रहा है। अब आपको क्या चेक करना है भाई, क्या पूछ रहा है ये हम देखते हैं। एक दो तीन क्वेश्चन है। पहला कह रहा है फाइंड आउट हिज रेजिडेंशियल स्टेटस फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26। मतलब कि 25-26 का असेसमेंट ईयर का पूछ रहा है। ओके। तो अब देखो भाई, इसका प्रीवियस ईयर क्या बनेगा? इसका प्रीवियस ईयर बनेगा 24-25। ओके। और अब इसके पहले, मतलब बोले तो 10 साल से वो 100 डेज आता था हर साल। ठीक है? ओके। तो अगर हम देखें विजिट कर रहा है, तो करंट ईयर की कंडीशन चेक करना पड़ेगा। ठीक है? ओके। चलो, एक फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, ऐसे आपका 10 ईयर्स तक पूरा 100 डेज, मतलब कि 1000 डेज हो जाएगा। सिंपल है 10 ईयर्स में। ओके। तो हमें क्या देखना है? सबसे पहले रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करना है। मैंने आपको बताया था बेसिक कंडीशन 1 और बेसिक कंडीशन 2। तो बेसिक कंडीशन 2 और 1 में से पहले देखो कौन सी सेटिस्फाई करेगा। भाई, अब ये हर साल 100 डेज आता है, तो 182 डेज तो आर मोर होगा नहीं। फिर अब मैंने एक बताया था कि इसको कितना दिन होना चाहिए? 60 डेज। ठीक है? प्लस लास्ट 4 प्रीवियस ईयर में कितने दिन होना चाहिए भाई? इसका 365 डेज। तो पिछले 4 सालों का अगर हम रिकॉर्ड चेक करेंगे तो 400 डेज है, मतलब कि ये आपका 365 डेज से ज्यादा है। और करेंट ईयर में 100 डेज होगा। ओके। तो बेसिक कंडीशन 2 कंप्लीट कर रहा है, आप लोग देख रहे हो। ठीक है? तो इंडिया में विजिट कर रहा है कोई पर्सन है, तो अब इसके केस में हमने आपको बताया था एक्सेप्शन के बारे में। आई होप याद होगा आप सबको। पहले क्वेश्चन में फाइंड आउट हिज रेजिडेंशियल स्टेटस फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26, प्रीवियस ईयर 24-25 में। तो अब इसका क्या फाइंड आउट करना है? रेजिडेंशियल स्टेटस। तो इसका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होगा? रेसिडेंट होगा, क्योंकि बेसिक कंडीशन 1 कंप्लीट कर रहा है, सेकंड कंप्लीट कर रहा है, तो ये क्या होगा? रेसिडेंट होगा। पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, मतलब कि ए पॉइंट हो गया। ठीक है? अब बी पॉइंट में क्या पूछा है? बी पॉइंट में पूछा है वुड योर आंसर चेंज इफ द एबव फैक्ट relate to Srinath, an Indian citizen who resident in Australia and represent its Australian cricket team। कह रहा है ये कि क्या इसके केस में, मतलब आंसर आपका चेंज होगा या नहीं चेंज होगा? यदि वो क्या है, इंडियन सिटीजन है, बट वो ऑस्ट्रेलिया का क्या है? ऑस्ट्रेलियन का भाई सिंपल सिटीजन है।
अब रिप्रेजेंट कर रहा है मतलब क्रिकेट टीम का, और इंडियन सिटीजन है। मैंने बताया था आपको, अगर कोई भी पर्सन है इंडियन सिटीजन वाला आता है, तो उसके केस में हम डीम्ड रेसिडेंट चेक करेंगे। डीम्ड रेसिडेंट, तो डीम्ड रेसिडेंट के केस में पहली कंडीशन सिटीजन इंडिया का होना चाहिए। दूसरी कंडीशन 15 लाख से ज्यादा उसकी इनकम होनी चाहिए, और वो फॉरेन इनकम एक्सक्लूड करना चाहिए। ये सारे प्रोविजन लिखने पड़ेंगे। तीसरी की मतलब वो लाइबल टू टैक्स नहीं होना चाहिए कहीं भी। तो ये तीन कंडीशन हमने आपको बताया था डीम्ड रेजिडेंट के बारे में। ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या चेक करना है भाई, इसका एडिशनल कंडीशन। एडिशनल कंडीशन हमने क्या बताया था आपको, एडिशनल कंडीशन दोनों कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है। एडिशनल कंडीशन दोनों, एडिशनल कंडीशन 1 और 2। 1 में क्या बताए थे कि मतलब 10 ईयर्स में, भाई 2 ईयर्स क्या हो, वो रेसिडेंट हो। तो अब पिछले 10 साल में वो केवल 100 डेज आता है, 100 डेज आ रहा है, 100 डेज आ रहा है, तो मतलब पिछले 10 ईयर्स में वो रेसिडेंट नहीं है। तो एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा फर्स्ट। और सेकंड देख लेते हैं। सेकंड हमने बताया था कि पिछले 7 साल में, 7 ईयर्स में 730 डेज इंडिया में रिजाइड करना चाहिए। मतलब कि वो अगर 100 डेज 7 ईयर्स आएगा, तो 700 होगा। ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7, मतलब कि 700 डेज होगा। तो 730 डेज ये भी नहीं कर रहा है, मतलब कि एडिशनल कंडीशन दोनों कंप्लीट नहीं कर रहा है। तो अब ये पर्सन ROR तो बनेगा नहीं, सिंपल सी बात है। ठीक है। हाँ, तो देखो आंसर में भाई, इसमें क्या दे रखा है। पहले क्वेश्चन में इसका रेजिडेंशियल स्टेटस बोल रहा है डिटरमाइन करने के लिए। तो हमने बेसिक कंडीशन 1 2 बताई थी, जिसमें आपकी वन बेसिक कंडीशन तो कंप्लीट हो ही नहीं रहा है। ठीक है। और सेकंड बेसिक कंडीशन कंप्लीट हो रही है। ठीक है। क्योंकि सेकंड बेसिक कंडीशन में हमने सीखा था 60 डेज, और लास्ट 4 प्रीवियस ईयर में कितना होना चाहिए, 365 डेज। तो हो जाएगा, ये 400 डेज है, मतलब 365 डेज से ज्यादा है। और 100 डेज है करंट ईयर में, 60 डेज से ज्यादा है। तो मतलब ये बेसिक कंडीशन सेकंड की वजह से रेसिडेंट बन जाएगा। ओके। एडिशनल कंडीशन चेक करेंगे तो एडिशनल कंडीशन नहीं सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि हमने बता ही दिया भाई 7 साल में कितने दिन होना चाहिए, 730 दिन होना चाहिए। लेकिन 730 दिन से कम है, तो ये एडिशनल कंडीशन नहीं सेटिस्फाई कर रहा है। उसके बाद अगर 100 100 डेज आया, तो इस साल भी रेसिडेंट नहीं है, नॉन रेजिडेंट है। इस साल भी नॉन रेजिडेंट, इस साल हर साल नॉन रेजिडेंट है। तो मतलब कि ये क्या नहीं बनेगा, ROR नहीं बनेगा। क्या बनेगा, RNOR बनेगा। ओके। ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया पूरा। ठीक है। ये सारी प्रोविजन आपको लिखना पड़ेगा। ये देखो हमने जो बताया वही को अच्छे से बता दिया इन्होंने। बोला कि अगर आपको पिछले 10 सालों में 2 साल रेसिडेंट नहीं होगे, ठीक है, तो आप क्या नहीं बनोगे, ROR नहीं बनोगे। ठीक है। और पिछले 7 ईयर्स में 730 दिन से कम है, ये देखो, मतलब 729 डेज हो गया अगर, तो आप क्या नहीं सेटिस्फाई कर रहे हो, एडिशनल कंडीशन नहीं सेटिस्फाई कर रहे हो, तो ROR नहीं बन पाओगे, RNOR ही रहोगे। अब बट आगे सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो। सेकंड क्वेश्चन आपका कह रहा है, वुड योर आंसर चेंज, क्या आपका आंसर चेंज हो सकता है टू रिलेट श्रीनाथ, मतलब श्रीनाथ यदि क्या है, इंडियन सिटीजन है, बट हु रेजाइड इन ऑस्ट्रेलिया एंड रिप्रेजेंट ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम। और अगर वो इंडिया में क्या कर रहा है, विजिट कर रहा है, तो विजिट करने के केस में हमने आपको बताया था कि भाई 60 डेज का एक्सेप्शन अप्लाई होगा। इसमें आपको 120 डेज होना चाहिए करंट ईयर में, और लास्ट 4 प्रीवियस ईयर में 365 डेज आर मोर होना चाहिए। तो चलो अब बताओ, क्या ये करंट ईयर में 120 डेज आ रहा है, नहीं, और पिछले 4 सालों में 365 दिन आ रहा है, हाँ आ रहा है, बट फिर ये क्या बन जाएगा, रेसिडेंट नहीं बनेगा, क्योंकि 120 डेज से लेस है। ठीक है। ओके, तो ये नॉन रेसिडेंट हो जाएगा। ये देखो सेकेंड केस में कह रहा है, इफ द एबव फैक्ट रिलेट टू द श्रीनाथ एन इंडियन सिटीजन हु रिजाइडिंग ऑस्ट्रेलिया कम ऑन विजिट टू इंडिया,
ही वुड ट्रीटेड एज ए नॉन रेसिडेंट, क्योंकि उसका वो कंडीशन हमने जो बताया था भाई, लेस देन 122 डेज है पहली बात तो, ठीक है ना। और पिछले 4 सालों वाली कंडीशन में 365 दिन से ज्यादा है तो वो ठीक है, लेकिन लेस देन 120 डेज है इसलिए नॉन रेजिडेंट बन जाएगा। उसके बाद आपका थर्ड क्या बोल रखा है, व्हाट वुड बी योर आंसर इफ श्रीनाथ हैज विजिट इंडिया 120 डेज इंस्टीड ऑफ 100 डेज एवरी ईयर। अगर श्रीनाथ 120 डेज एवरी ईयर आता है, ठीक है, तो अब ये आंसर चेंज हो जाएगा। पहले तो ये क्या बन जाएगा, रेसिडेंट तो है ही है, ठीक है। दूसरा एडिशनल कंडीशन हम चेक करेंगे। एडिशनल कंडीशन में बेसिक कंडीशन 1 नहीं कंप्लीट कर रहा है क्योंकि 182 डेज चाहिए, ठीक है। बट पिछले 7 ईयर्स में वो भाई 730 दिन से ज्यादा है। एडिशनल कंडीशन दोनों कंप्लीट नहीं कर रहा है तो ये आर ओ आर नहीं बनेगा, इस केस में भी आर एन ओ आर ही रहेगा। आर एन ओ नॉन नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम चेक करेंगे दूसरे केस में कि मतलब इंडिया विजिट कर रहा है, तो अब इंडिया विजिट कर रहा है इस केस में ये रेसिडेंट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, रेसिडेंट बन जाएगा, क्योंकि 120 दिन प्लस 4 सालों में 4 प्रीवियस ईयर में वो कितने दिन है, 365 डेज से ज्यादा है। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा कि भाई यदि उसका आंसर चेंज हो जाए, मतलब क्वेश्चन कि वो एक 100 डेज से 120 डेज आ रहा है, ठीक है, इंडिया में रह रहा है, तो ये देखो सी में कह रहा है कि इन द केस ऑफ श्रीनाथ, हाँ एक सेकेंड, हाँ, इन दिस केस श्रीनाथ टोटल इनकम इंक्लूडिंग फॉरेन इनकम एक्सीड 15 लाख वुड बी ट्रीटेड एज अ रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। हमने बताया था इस केस में भी आर ओ आर ही आएगा क्योंकि एडिशनल कंडीशन नहीं सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो फिर कह रहा है इफ द प्रीवियस ईयर 24-25 480 डेज है, 120 डेज मल्टीप्लाई 4 इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर, इफ इज टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड 15 लाख ही वुड बी ट्रीटेड एज अ नॉन रेजिडेंट। यदि इसकी इनकम के बारे में कुछ बताया ही नहीं है, ठीक है, तो अब ये क्या कह रहा है प्रीवियस ईयर 24-25 सिंस ही स्टे इन लेस देन 120 डेज, तो ये नॉन रेसिडेंट ही रहेगा, ठीक है। इनकम के बारे में नहीं बताया और भाई बेसिक कंडीशन 1 नहीं कंप्लीट कर रहा है तो ये नॉन रेसिडेंट हो जाएगा, ठीक। बट अगर वो 60 डेज वाला है तो उसमें हो जाएगा, ठीक। अब आपका इलिस्ट्रेशन थर्ड है, कह रहा मिस्टर बी आ कनाडियन सिटीजन है, कनाडियन है, कम्स टू इंडिया फॉर फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2021। ओके, फाइनेंशियल ईयर 2021, 21-22, 22-23, 23-24। अब देखो मतलब क्या है, वो फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर आया कितने दिन, फर्स्ट टाइम कब आया था, 20-21, फिर उसके बाद 20 के बाद 21-22, 21-22 के बाद 21-22 और 22-23 और 23-24, कितने दिन आया है ये, एक, हाँ, तो इसका और 24-25 तो करंट ईयर है, ठीक है, 24-25 में तो करंट ईयर है, तो 23-24 तक देखो कितने कितने दिन आया है, 55 दिन, 60 दिन, 90 दिन और 150 दिन। भाई 21-22, 22-23, 23-24 और 24-25, ठीक। मतलब पिछले 20-21 में वो आया 55 डेज, और 21-22 में वो आया आपका 60 डेज, और 22-23 में आया 90 डेज, और 23-24 में आया है आपका 150 डेज। मतलब पिछले 4 साल का दे रखा है और करंट ईयर में वो 70 डेज आया है। तो देखो हमने आपको बताया था बेसिक कंडीशन सेकेंड 60 डेज, और पिछले 4 प्रीवियस ईयर में 365 डेज। तो अब देखो इन चारों को ऐड कर लोगे तो आ जाएगा आपका 355 डेज, मतलब कि 365 डेज नहीं कंप्लीट हो रहा है, ठीक है, और 60 डेज तो सही है।
तो ये पर्सन रेसिडेंट नहीं बनेगा, क्या बनेगा, नॉन रेसिडेंट बनेगा। ठीक है, बस ये समझना है। समझ में आ गया होगा आई होप। देखो ये देखो, सोल्यूशन में भी देख सकते हो भाई। ठीक है, क्या दे रखा है, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 24-25 मिस्टर बी वाज इंडियन, इंडिया आया था 70 दिन, और पिछले 4 सालों में 355 दिन। मतलब पिछले 4 सालों में उसको 365 दिन होना ही चाहिए। अगर नहीं है तो बेसिक कंडीशन नहीं कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, सेकेंड, तो ये नॉन रेसिडेंट बन जाएगा। ओके, समझ में आ गए होंगे, तीनों इलिस्ट्रेशन हो गया आपका। अब एचयूएफ के केस में रेसिडेंशियल स्टेटस हमने आपको पढ़ाया था भाई। एचयूएफ के केस में कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कर्ता के डिपेंड करता है। देखो, एचयूएफ वुड बी रेसिडेंट इन इंडिया फॉर इफ द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इट्स अफेयर्स इज सिचुएटेड होनली पार्टली इन इंडिया। ठीक है, अगर इंडिया में है तो रेसिडेंट बन जाएगा। ठीक है, एचयूएफ वुड बी रेसिडेंट इन इंडिया इफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट क्या है एचयूएफ का, इंडिया में है, तो ये क्या बन जाएगा, रेसिडेंट। एंड कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इंडिया से बाहर है, ठीक है, आउटसाइड इंडिया, तो ये क्या बन जाएगा, नॉन रेसिडेंट। सिंपल सी बात है। कर्ता के बारे में हमने बताया था। ठीक है, याद रखना, ये नोट्स में वही सारा सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है। रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, हमने ये रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट के बारे में भी बता चुके हैं। देखो, रेसिडेंट तो बेसिक कंडीशन 1 कंप्लीट करने से होगा। ठीक है, फिर हमने बताया अगर आपको ऑर्डिनरी रेसिडेंट बनना है तो आपको एडिशनल कंडीशन 1 एंड एडिशनल कंडीशन 2 चेक करना पड़ेगा। एडिशनल कंडीशन 1 क्या है भाई, आपका पिछले 10 प्रीवियस ईयर में ये आपका 2 प्रीवियस ईयर रेसिडेंट हो, और आपका सेकेंड बेसिक एडिशनल कंडीशन क्या है, 7 प्रीवियस ईयर में वो टोटल मिला करके 730 डेज से या फिर उससे ज्यादा आएगा, इंडिया में रहेगा, तो ये पर्सन आरओआर बन जाएगा। ठीक है, यही सब पढ़ाए थे, यही सब लिखा है। देखो, इफ करता, अच्छा ये एचयूएफ के बारे में है। हाँ, चलो अब एचयूएफ के बारे में देखेंगे। ठीक है, एचयूएफ, इफ इफ करता आप रेसिडेंट, हमने बताया था कर्ता नोटिफिकेशन में पहले क्या था, केवल मेल मेंबर ही बनता था। ठीक है, अब क्या है, आपका फीमेल मेंबर भी बन जाता है। ठीक है, फीमेल, पहले क्या आता था, मेल ओनली बनता था कर्ता, अब क्या है, सर्कुलर आया है, आपका फीमेल भी बन जाएगा कर्ता। ओके, इफ कर्ता आप रेसिडेंट एचयूएफ satisfy both the following additional condition, both the following additional condition as application applicable in case of individual। देखो, मतलब कि आपको जैसे ये जैसे इंडिविजुअल के लिए हमने बताया, वैसे ही कर्ता को इंडिविजुअल के जैसे, क्या कर्ता इंडिविजुअल ही बनता है भाई। रेसिडेंट एचयूएफ विल बी रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, अदरवाइज इट विल बी रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। मतलब एडिशनल कंडीशन कंप्लीट कर रहा है ये तो अकर्ता कर रहा है, तो वो क्या बन जाएगा, ऑर्डिनरी रेसिडेंट, अदरवाइज नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट बनेगा। सिंपल सी बात है। इलिस्ट्रेशन 4 देख सकते हो, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या है भाई, पढ़ो। कह रहा द बिजनेस ऑफ एचयूएफ इज ट्रांजैक्टेड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, कहां से ट्रांजैक्ट किया जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया से। ऑल द पॉलिसी डिसीजन आर टेकिंग मिस्टर ई द कर्ता ऑफ एचयूएफ हु वाज बोर्न इन कोलकाता। मतलब कि जो करता है उस एचयूएफ का, वो बोर्न हुआ था कोलकाता में, विजिट कर रहा है इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 24-25, आफ्टर 15 ईयर्स ही कम टू इंडिया 1/4/2024 एंड लीव फॉर ऑस्ट्रेलिया 1/12/2024। मतलब क्या है, ध्यान से देखो, वो पर्सन कब आ रहा है इंडिया, 1 अप्रैल को, करता है 1 अप्रैल 2024 को आ रहा है, और 1 दिसंबर 2024 को जा रहा है, तो 1 अप्रैल को आया है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर वो 1 अप्रैल को आ रहा है तो कितने दिन होगा अप्रैल में, तो देखो, अब आपका अप्रैल जो होगा, अप्रैल में 30 डेज वो रहेगा इंडिया में। अप्रैल के बाद आपका मई आएगा, 31 डेज। मई के बाद जून आएगा, 30 डेज। जून के बाद जुलाई आएगा,
आपका 31 डेज, जुलाई के बाद अगस्त आएगा आपका 31 डेज, अगस्त के बाद सितंबर आएगा 30 डेज, सितंबर के बाद अक्टूबर आएगा आपका 31, नवंबर आएगा 30 डेज का, ठीक है। और दिसंबर आएगा, कब, कितने दिसंबर को जा रहा है इंडिया छोड़ करके, 1 दिसंबर को, तो एक दिन इसमें आ जाएगा। तो टोटल इन सबको ऐड कर लोगे तो पता चल जाएगा करेंट ईयर में ये पर्सन जो करता है कितने दिन इंडिया में था, ठीक है। अगर 182 डेज से ज्यादा रहेगा तो वो रेसिडेंट बन जाएगा, ठीक है। तो कैलकुलेट करोगे तो टोटल आ जाएगा इसका 245 डेज, जो कि 182 डेज से ज्यादा है, ठीक है। तो ये पर्सन रेसिडेंट बन जाएगा। जब करता रेसिडेंट है तो आपका एचयूएफ भी रेसिडेंट बन जाएगा। देख सकते हो भाई ये सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में वैसे सेम टू सेम दे रखा है। कह रहा है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 24-25 मिस्टर ई स्टे इन इंडिया इतने दिन, और देयर फोर अ रेसिडेंट हाउएवर, हाँ, सिंस ही कम टू इंडिया आफ्टर 15 ईयर्स ही डज नॉट सेटिस्फाई कंडीशन ऑर्डिनरी रेसिडेंट। सिंपल सी बात है, हमने 7 साल और 10 साल का ही रूल ही पढ़ाया है, तो 15 साल बाद आ रहा है तो उसमें कोई कंडीशन सेटिस्फाई करेगा ही नहीं। तो इस केस में ये रेसिडेंट तो है और ऑर्डिनरी रेसिडेंट नहीं है, बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, ठीक है ना। तो रेसिडेंट है बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तो आई होप एचयूएफ के बारे में ये क्वेश्चन से भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट बी में क्या कह रहा है। सिंस द बिजनेस ऑफ द एचयूएफ इज ए ट्रांजैक्टेड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, पॉलिसी डिसीजन आर टेकन, मतलब क्या रहा कि भाई उसका सेकंड बी क्वेश्चन भी पूछा था क्या, ये तो आपका हो गया। नहीं नहीं नहीं, मतलब कि ए बी दो से दे रखा है। कह रहा है सिंस बिजनेस ऑफ एचयूएफ इज ट्रांजैक्टेड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया एंड पॉलिसी डिसीजन आर टेकन देयर, भाई वहीं से डिसीजन लिया जा रहा है। तो मतलब कि क्या है, अब इज एज्यूम दैट कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इज ऑस्ट्रेलिया। अब देखो हमने ऊपर पढ़ाया था आपको, क्या पढ़ाए थे, यदि कंट्रोल एंड मैनेजमेंट क्या है भाई, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट आपका आउटसाइड इंडिया है, तो आपका क्या बन जाएगा, एचयूएफ नॉन रेसिडेंट बन जाएगा। अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इंडिया में है तो रेसिडेंट बन जाएगा। सिंपल सी बात है भाई। तो आपको समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन में दे रखा है कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑस्ट्रेलिया से लिया जा रहा है, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पे सिंस बिजनेस ऑफ एचयूएफ इज ट्रांजैक्टेड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया एंड पॉलिसी डिसीजन आर टेकन, there it is assumed that control and management is in Australia, that is the control and management is wholly outside India, therefore HUF, जो HUF है वो नॉन रेसिडेंट हो जाएगा। ओके, नोट में दे रखा है जो हमने आपको बता दिया, एडिशनल कंडीशन, इफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट अफेयर सिचुएटेड होली पार्टली इन इंडिया, अगर जब वो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट बाहर है तो हम भाई एडिशनल कंडीशन चेक ही नहीं करेंगे, क्योंकि जब आपको और सारी कंडीशन चेक करनी होती है आरओआर की, तो भाई सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं, उसका मैनेजमेंट, मैनेजमेंट से ही नॉन रेसिडेंट बन जाएगा। तो फिर हम क्या चेक करेंगे भाई, ठीक है ना। तो अगर हम ये सब बता दिया है कि भाई अगर वो पर्सन आपका मैनेजमेंट उसका इंडिया में है, आंसर आया यस, तो भाई करता रेसिडेंट इन इंडिया एटलीस्ट 2 प्रीवियस ईयर आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर इन द रिलेवेंट प्लस 7 ईयर्स, मतलब कि इन दिस स्टे इन इंडिया फॉर 730 डेज आर मोर ड्यूरिंग द 7 प्रीवियस ईयर प्रिसीडिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर, ठीक है। तो अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर जाता है, आंसर आता है यच, तो एचयूएफ बन जाएगा आरओआर, अगर आता है नो तो बन जाएगा आरएनओआर। सिंपल सी बात है भाई, ठीक है। कर्ता के सबसे पहले बिजनेस का कंट्रोल देखेंगे, कंट्रोल अगर इंडिया में है तो उस कर्ता का एडिशनल कंडीशन चेक करेंगे, ठीक है। अगर कंट्रोल इंडिया में है तो रेसिडेंट, रेसिडेंट के बाद हम आगे की कंडीशन चेक करेंगे। अगर वो नॉन रेसिडेंट बन गया तो आगे कंडीशन चेक करना ही नहीं है, ठीक है। ओके, अब आपका फर्म एओपी बीओआई के केस में सिंपल सी बात है,
मतलब कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स सिचुएटेड इन इंडिया है, तो पार्टली या फिर होली, तो रेसिडेंट अगर क्या है आउटसाइड इंडिया है तो नॉन रेसिडेंट हो जाएगा। सिंपल सी बात है भाई। ओके। रेसिडेंशियल स्टेटस कंपनी के केस में, हमने कंपनी के केस में बताया था कि कंपनी वुड रेसिडेंट इन इंडिया यदि प्रीवियस ईयर इफ, भाई कंपनी इनकॉर्पोरेट हो रही है इंडिया में तो रेसिडेंट है भाई, इंडियन कंपनी है। इट्स प्लेस एंड इफेक्टिव मैनेजमेंट इन दैट ईयर, मतलब कि दो चीज होना चाहिए, प्लेस एंड इफेक्टिव मैनेजमेंट एंड रजिस्ट्रेशन। ठीक है ना, इन रजिस्ट्रेशन होगा तो इंडियन कंपनी है, उसके बाद प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट ऐसे लिख सकते हो शॉर्टकट में। तो अगर ये दोनों है तो कंपनी रेसिडेंट बन जाएगी। ठीक है ना, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट का मतलब आप समझ लो, इसमें दे रखा है टू मेन अ प्लेस वेयर की मैनेजमेंट एंड कमर्शियल डिसीजन दैट आर नेसेसरी फॉर द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस एन एंटिटी एज होल आर सब्सटेंस मेड। फिर कह रहा है डिटर्मिनेशन ऑफ रेसिडेंस स्टेटस ऑफ अ कंपनी, वह हमने बता दिया है अगर आपकी इंडियन कंपनी है, आंसर आता है यस, तो आपकी रेसिडेंट हो जाएगी। ठीक है ना, द कंपनी इज अ रेसिडेंट इन इंडिया फॉर द 11 प्रीवियस ईयर, एंड अब कंपनी आपकी इंडिया नहीं है, इफ द कंपनी इज एन इंडियन, ओके। नहीं है तो प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट चेक करेंगे, अगर इंडिया में उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट है तो वो इंडिया की रेसिडेंट बन जाएगी, अगर नहीं है तो नॉन रेसिडेंट बन जाएगी। मतलब आपको दो चीज देखना है, क्या क्या देखना है, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट एंड रजिस्ट्रेशन, मतलब इंडियन कंपनी है, अगर इंडिया में रजिस्ट्रेशन इंडियन कंपनी, फॉरेन में रजिस्ट्रेशन फॉरेन कंपनी बन जाएगा। फिर उसका हम क्या देखेंगे, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट देखेंगे। अच्छे से ये सारा हो गया है भाई। अब लोकल अथॉरिटी के केस में जुडिशियल, भाई के केस में लोकल अथॉरिटी एंड आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन वुड बी रेसिडेंट इंडिया इफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट अफेयर सिचुएटेड होली एंड पार्टली इन इंडिया। सिंपल, इसमें तो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट के बारे में, अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इंडिया में है तो आपका रेसिडेंट, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इंडिया से बाहर है तो नॉन रेसिडेंट। ठीक है, ये सारे के सारे प्रोविजंस आपके कंप्लीट हो चुके हैं, क्वेश्चन भी करा दिए हैं भाई। ठीक है, सेक्शन 6 सारे कंप्लीट हो चुके हैं स्टडी मटेरियल से भी, और क्वेश्चन भी हमने करा दिया है। आई होप सारा सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमने जो नोट्स में बताया था सेम टू सेम सब कुछ है। ठीक है ना, तो आप भाई इसके इलिस्ट्रेशन कर सकते हो, हमारे नोट से रिवीजन कर सकते हो। ठीक है, उसके आगे अब आपका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा नेक्स्ट सेशन में, आपका स्कोप ऑफ टोटल इनकम। इसके आगे पढ़ाना था लेकिन आगे क्वेश्चन में भी डाउट था, क्वेश्चन भी करा दिए हैं, और जो रिमेनिंग कंसेप्ट थे वो भी क्लियर करा दिए हैं, तो समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक करो, सब्सक्राइब करो भाई, अपने फ्रेंड्स लोगों को सबको शेयर भी करो। ठीक है, होमवर्क में रहेगा सारा सब कुछ रिवीजन करके आना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, स्कोप ऑफ टोटल इनकम।